हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, तो आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन होना चाहिए वो भी कुछ इसी थीम पे होना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को देश में जब आजादी मिली थी तो किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही थी, यानी उस टाइम पे क्या थिंकिंग हो रही थी और देश किस प्रकार से आजाद हुआ था, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 1947 से हम किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे थे, किस प्रकार से हमने डेवलपमेंट की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। तो अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हमें 1915 में कलकत्ता के जो पूर्व सब थे जेई वेल्डन की कुछ बातों को यहाँ पे कोट करना जरूरी है। यहाँ उनकी कुछ बातों को अगर हम जाने तो एक अच्छा होगा कि किस तरह से उन्होंने भारत के लिए बोला था कि आने वाले फ्यूचर में क्या भारत के साथ होगा। तो उनका कहना था कि मौजूदा समय में, यानी जो अभी मौजूदा समय चल रहा है, यानी वो 1915 की बात कर रहे थे, 1915 की बात कर रहे थे कि मौजूदा समय में और आने वाले वक्त में भी भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत एक अकल्पनीय घटना है। कि भाई मौजूदा समय में और आने वाले वक्त की भी बात कर रहे हैं कि 1915 है या कि उसके बाद के समय की बात किया जाए कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा, कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, एक अकल्पनीय घटना है। यह विचार कि इसे किसी स्वदेशी सरकार या सरकारों द्वारा बदल दिया जाएगा एक अराजक स्वप्न है। यह विचार रखना कि इसे किसी स्वदेशी सरकार इट मीन्स कांग्रेस या कि स्वदेशी सरकारों मतलब यहाँ की जितनी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी जो देश को आजाद कराने में जुड़ी हुई थी, तो उनके द्वारा बदल दिया जाएगा एक अराजक स्वप्न है। जैसे ही आखिरी ब्रिटिश सिपाही बंबई या कराची के बंदरगाह से रवाना हो गए, यह देश विभिन्न यहाँ के लोग जो है, भारत के लोग विभिन्न धार्मिक या नस्ली समूह के लोगों की लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। यानी कि यहां से जैसे ब्रिटिश सिपाही आखिरी जाएगा वैसे ही भारत में क्या हो जाएगा, अलग अलग धर्म के लोग और अलग अलग नस्ल के लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे। और धीरे धीरे ही, मगर जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन ने धीरे धीरे मगर शांति प्रिय और ठोस भारत की जो नींव रखी है, ठोस सभ्यता की जो नींव रखी है, वह रातों रात खत्म हो जाएगी। यह जेई वेल्डन का कहना था, 1915 में उन्होंने बात कही थी। तो अगर उनकी बात को आज हम देखें तो हमारा देश 1947 से आजाद हुआ है और आज 2020 चल रहा है। तो एक तरीके से जो उनकी सोच थी उसके बावजूद आज हम बहुत अच्छे से अपने देश का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और हमने इतने साल अपनी आजादी को भी बहुत अच्छे से संभाला। और वहीं हमारे साथ आजाद हुए कितने देश जो अपनी आजादी को नहीं संभाल पाए। उसके अलावा वहां पे वो शुरू में तो डेमोक्रेटिक कंट्री थे, लेकिन वहां पे डिक्टेटरशिप आ गए या कि मिलिट्री रूल आ गए या कि वो देश का ही विभाजन हो गया या कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया। लेकिन वहीं अगर हमारे देश की बात कर ली जाए तो 1947 से 1947 से 2020 का सफर हमने तय कर लिया, लेकिन अभी भी हमारा देश अखंड है। एक अखंड भारत का सपना लेकर जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था और जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने देश को आजाद करवाया था, वो अभी भी उसी तरह से बना हुआ है। वहीं एक और जो ब्रिटिश थे उनकी एक बात को और कोट करते हैं, लियोनार्ड वुल्फ का कहना था, 1967 में उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीज ब्रिटिश सरकार ने 1920 में दी थी वो 1900 में दे देती। यानी 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जो अधिकार दिए थे, जो राइट दिए थे, वो 1900 में दे देती, या कि जो 1920 में या कि जो 1940 में दिए थे उसे 1920 में दे देती, या कि 1940 में जो राइट्स दिए थे उसे 1920 में दे देती, या कि फिर अंततः एटलीस्ट जो 1947 में दिया था, जो राइट उन्होंने दिया था, वो 1940 में दे देते। यानी सत्ता का हस्तांतरण जो 1947 में होते वो 1940 में कर देते, तो इस देश को कई विभीषण नरसंहार, हिंसात्मक घटनाएं, गोलीबारी, हत्याओं और नृशंसी और कितनी सारी यातनाओं और पीड़ाओं से उसके 9वें 10वें भाग भी यहाँ पे घटित नहीं होता। और यहां तक भी संभव था
कि यह देश सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक और बिना बंटवारे के भी हो सकता था। यानी उन्होंने बोला था, लियोनार्ड वुल्फ का कहना था कि भाई अगर देश में इतनी सारी घटनाएं हुई कि 1947 के बाद देश का विभाजन हुआ और उसमें इतनी सारे हमारे यहाँ कत्लेआम हुआ, तो ये कत्लेआम को रोका जा सकता था और सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो सकता था, यहां तक कि बंटवारा भी ना होता अगर ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन अगर हमें वो सब राइट जब हमें जरूरत थी तब हमें दे देती। ये 1967 में लियोनार्ड वुल्फ का कहना था। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 15 अगस्त 1947 की आजादी के दिन को। 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आजादी मिली। हालांकि जो राष्ट्रभक्त थे, जो भारतीय राष्ट्रभक्त थे, उनके लिए 15 अगस्त 1947 से 17 वर्ष पूर्व ही 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। यानी उन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस ही 26 जनवरी को मना लिया था, 17 वर्ष पहले। उस टाइम पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय अभियान किया था कि 1930 से 26 जनवरी 1930 से उन्होंने अपना एक लक्ष्य रख लिया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी अब हम थोड़ी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले, अब हमें पूरी तरीके से अपनी आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया ताकि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो और अंग्रेज हमें थोड़ा सीरियसली ले। तो 26 जनवरी 1930 को ही हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। तो जो 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली थी, वो एक तरीके से हमारे लिए कोई गौरव वाली बात नहीं थी, क्योंकि 15 अगस्त को अगर देखा जाए तो 15 अगस्त को साम्राज्यवादी शक्तियों के गौरव की बात थी। अगर 26 जनवरी को यही आजादी हमें मिलती तो ये राष्ट्रीय गौरव की बात होती, यानी भारतीयों के लिए गौरव की बात होती। अब 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया था। यानी सत्ता किसको देती थी, भारतीयों के हाथ में दे दी थी, कांग्रेस के हाथ में दी, क्योंकि कांग्रेस ही थे जो भारतीयों, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते थे। हालांकि मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई जो कांग्रेस है वो भारत के मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं करती। इस कारण फिर क्या हुआ था, देश का बंटवारा भी हुआ था कि भाई भारतीयों यानी हिंदुओं के लिए क्या बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, इंडिया बनेगा, और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तो ये किसका कहना था, मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 अगस्त का दिन जो था वो साम्राज्यवादी शक्तियों के गौरव के लिए इसलिए था क्योंकि उसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने आत्मसमर्पण किया था, किसके सामने, मित्र शक्तियों के सामने। मित्र शक्तियां कौन थी, यूएसए थी, यूके थी एंड यूएसएसआर थी, और इनके साथ फ्रांस भी था। तो ये मित्र शक्तियां थी। तो मित्र शक्तियों के सामने जापान ने आत्मसमर्पण किया था 15 अगस्त को। तो एक तरीके से मित्र शक्तियों के लिए ये गौरवान्वित बातें थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी इसलिए स्वीकार कर ली कि भाई 15 अगस्त 1947 के ही दिन आप क्या कर दीजिए, हमें आजादी दे दीजिए, क्योंकि 6 महीने तक का और वेट नहीं किया जा सकता था। ना लॉर्ड माउंटबेटन करने के लिए तैयार थे और ना ही हमारे जितने भी उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव थे, ना ही महात्मा गांधी, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग भी उस चीज को वेट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अगर उसका और वेट किया जाता है तो देश में और ज्यादा कत्लेआम मचता, देश में और ज्यादा मारकाट होती। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 के ही दिन हमने आजादी स्वीकार की। तो अगर हम 15 अगस्त 1947 की बात करें कि 15 अगस्त 1947 के दिन वक्ता जो मेन बोलने वाले थे, वो मेन बोलने वाले 3 थे। अब वो तीनों के हम डिस्कस कर लेते। पहले थे चौधरी खालिद जम्मा। चौधरी खालिद जम्मा जो भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे, यानी भारतीय मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे चौधरी खालिद जम्मा। चौधरी खालिद जम्मा ने कहा कि इस देश के अल्पसंख्यक इट मींस माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कौन थे, मुस्लिम थे, इस नए मुल्क के लिए वफादारी के लिए पीछे कभी नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि जो इस देश की माइनॉरिटी, ये जो नया देश बन रहा है, जो इंडिया बन रहा है और हम यहाँ पे हैं, तो हम अपनी वफादारी हर टाइम से साबित करेंगे, हम अपनी वफादारी साबित करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो पहले थे चौधरी खालिद जम्मा। दूसरे जो वक्ता थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो ये एक फिलॉसफी के ज्ञाता थे, यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, और इन्होंने
या पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में एक सामंजस्य बिंदु का स्थापना किया था, सामंजस्य बिंदु को स्थापित किया था। पूर्वी सभ्यता मतलब जो इंडिया की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता मतलब जो ब्रिटेन की सभ्यता है, ये दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया था, यानी दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अंग्रेजों की तारीफ की। अंग्रेजों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों की राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता की वो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें तब आजादी दी, अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को ही आजादी दे दी। वहीं अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया में अभी भी डच का रूल है और अभी भी फ्रांस इंडो चाइना में बने हुए हैं, यानी उन्होंने अभी आजादी नहीं दी, लेकिन हमें आजादी किसने दे दी? हमें आजादी अंग्रेजों ने दे दी। तो इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अंग्रेजों की तारीफ की। लेकिन जो तीसरे मुख्य वक्ता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पूरी की पूरी 15 अगस्त के दिन आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही है, यानी 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त की रात को, कि पूरी दुनिया सो रही है लेकिन भारत जाग उठा है। भारत क्या है? आजादी के दिन, यानी आजादी में सांस ले रहा है और यह एक युग से दूसरे युग की शुरुआत है और हम इस सपने को जी रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही। हालांकि इसका उदाहरण आज भी बहुत सारे लोग देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का बहुत सारे लोग इसको कहते हैं। ज्योतिषों ने कहा था कि 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है, बोला था कि आजादी का दिन हासिल करने के लिए 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। तो फिर यह निर्धारित किया कि भाई हम 14 अगस्त से ही अपना कार्यक्रम शुरू कर लेंगे, कि बोला कि 14 अगस्त की रात्रि 11 बजे से कार्यक्रम शुरू कर दिया गया कि भाई 15 अगस्त का दिन अगर शुभ नहीं है तो हम 14 अगस्त की रात से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और 15 अगस्त को उसे कंटिन्यू करते हैं। अगर बात किया जाए तो जब देश आजाद, यानी जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो ये जो पहली राजनीतिक पार्टी थी जो सत्ता हस्तांतरित किया गया था कांग्रेस को, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी बल्कि ये राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी थी। राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी किस प्रकार थी? राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी इस प्रकार थी क्योंकि इसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व था, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो हमेशा से कांग्रेस के विरोधी थे, जनजात से ही विरोध करते आए थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, 13 अन्य मंत्री भी शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कद्दावर नेता थे, और इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 वो नेता जो हमेशा से उनके विरोधी थे। एक तो मद्रास के आर के षणमुखम सेठी, जो वित्त के ज्ञाता थे, यानी फाइनेंस के ज्ञाता थे, तो इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हर कोई जानते होंगे, ये अछूत थे और ये कानून के ज्ञाता थे। और इसके अलावा थे एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए तो ये बंगाल के अग्रणी नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उस समय हिंदू महासभा से संबंधित थे, लेकिन इन सबको भी कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और ये सब जो थे, जब कांग्रेस जेल में थी, जब कांग्रेस के जो नेता थे जेल में थे, तो इन्होंने अंग्रेज शासकों के साथ समझौता किया था, यानी उनकी सहयोग किया था, उनका सपोर्ट किया था। उसके बावजूद जब आजादी मिली तो हमने सारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे मतभेदों को दूर करके इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था, यानी महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि आजादी कांग्रेस को नहीं मिली बल्कि हिंदुस्तान को मिली है, तो मंत्रिमंडल में सबसे काबिल लोगों को शामिल करना जरूरी है। तो इस प्रकार से इन लोगों को भी शामिल किया गया। अब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने एक संविधान का निर्माण करना, और हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण किया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती थी देसी रियासतों का विलय। अब देसी रियासतों का विलय 552 देसी रियासतें थी। अगर ये देसी रियासतों का विलय ना होता तो आज भारत वो भारत ना होता,
यानी जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं वो भारत ना होता बल्कि 552 टुकड़ों में विभाजित होता। और जिस भारत माता की हम कल्पना करते हैं वो भारत माता की वो तस्वीर नहीं बन पाती जो इंडिया के मैप में बनती है, क्योंकि 552 देसी टुकड़े हो जाते, देसी रियासतों के टुकड़े हो जाते। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मॉडल तैयार किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि उन्होंने 2 देश तो बना दिए, धर्म के आधार पर 2 देशों का बंटवारा कर दिया कि भाई हिंदुओं के लिए क्या होगा, इंडिया होगा, और मुस्लिमों के लिए क्या होगा, पाकिस्तान होगा। लेकिन इसके अलावा देसी रियासतों का उन्होंने बोला था कि देसी रियासतों के पास उनको उनके आधार पर छोड़ दिया था कि भाई देसी रियासत या तो इंडिया में शामिल हो सकते, हिंदुस्तान में शामिल हो सकते, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते, या कि फिर वो स्वतंत्र भी रह सकती। तो अगर वो स्वतंत्र रहती और 552 रियासतें थी, अगर वो स्वतंत्र रहती तो आज का भारत, आज जो हमारा भारत है वो भारत नहीं रहता। उसको विलय कराने में यानी पूरे अखंड भारत बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वीपी मेनन थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दोनों की भूमिका को अगर हम देखें तो इनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। 5 जो रियासतें थी जो सबसे ज्यादा मुख्य थे जिन्होंने विरोध किया था भारत के साथ मिलने से, जिनमें सबसे पहले तो त्रावणकोर थी जिसको आज का केरला कहा जाता था। त्रावणकोर क्या, त्रावणकोर स्वतंत्र रहना चाहते थे। त्रावणकोर ना ही हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में। वो बोलती थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और चूंकि वो स्वतंत्र रह भी सकते थे, चूंकि वो एक तो कोस्टल स्टेट था वो, और ऊपर से उसका मिडिल ईस्ट के साथ, जो उसका खाड़ी के देशों के साथ अच्छा खासा ट्रेड भी होता था, तो उसे लग रहा था कि वो स्वतंत्र रह सकती है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और उसको भारत में विलय करवाया। इसके अलावा जूनागढ़ के जो शासक थे मोहब्बत खां, वो क्या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो उसको फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम कराया, और उसके बाद जूनागढ़ को भारत में मिलाया। जम्मू कश्मीर के हरि सिंह जो शासक थे वो क्या करना चाहते थे, वो जम्मू कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि ना हम हिंदुस्तान में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, लेकिन हम दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। यानी हम हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं। हमें दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहिए, लेकिन हमें मिलना किसी के साथ नहीं। लेकिन चूंकि फिर बाद में कबीलाइयों का आक्रमण हुआ, कबीलाइयों ने अटैक किया, और कबीलाई कौन थे, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए थे। तो ये कबीलाइयों के आक्रमण से हरि सिंह को ये चीज पता चल गई थी कि वो यहाँ देश कि वो जम्मू कश्मीर में आजाद नहीं रह सकते, और पाकिस्तान में मिलने का तो कोई उनका सपना ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में तो मिलना ही नहीं चाहते। तो इसके अलावा शेख अब्दुल्ला जो वहां के मेन थे, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में मेन आदमी थे, तो शेख अब्दुल्ला भी पाकिस्तान में मिलने के पक्षधर नहीं थे, वो हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का भी भारत में विलय हुआ। हालांकि 1947 में कबीलाइयों ने आक्रमण किया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, जिसमें एक पुल को तोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जो पुल टूटने के बाद वो हिस्सा पीओके कहलाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, और वो आज भारत के हिस्से में नहीं है। तो ये थोड़ा अंतर पड़ गया था। ये हमारे लिए एक दुखद बात थी कि जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा हमें नहीं मिला। हालांकि पीओके आज भी हमारा अभिन्न हिस्सा है और इसे हम अपना हिस्सा मानते हैं। हमारी सरकार ने क्लेम किया है कि पीओके भी हमारा हिस्सा है, यानी हम पाकिस्तान के हिस्से को नहीं मानते, उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही कहते हैं, जो पाक द्वारा अधिकृत किया गया, यानी पाकिस्तान द्वारा उसे ले लिया गया है। इसके अलावा हैदराबाद था, जो वो भी क्या होना चाहता था, वो भी आजाद होना चाहता था, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इसके अलावा भोपाल भी क्या, वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन इन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया देश में और एक अखंड भारत की नींव रखी, जिसमें 552 देशी रियासतें भारत का हिस्सा हो गई। और जो आज हमें भारत देखने को मिलता है वो किसकी देन थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी। उसके बाद देश और आगे बढ़े और देश के सामने और भी बहुत सारी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या आई थी 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर। हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया और चाइना का वॉर होगा, और हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस भी नहीं थे कि हम चाइना की बराबरी कर पाते। हालांकि वहां नेहरू की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन उसके भी कुछ कारण थे। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना के साथ युद्ध नहीं चाहते थे,
वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से युद्ध को टाला जाए, क्योंकि अगर चाइना के साथ वॉर होता है तो उन्हें ये पता था कि इसमें हमारी हार हो सकती है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो युद्ध को टाल रहे थे। लेकिन इंडिया चाइना का वॉर हुआ और इंडिया चाइना के वॉर के बाद हमारी कंडीशन थोड़ी खराब हुई। हमारी कंडीशन जो हम नैन को अपना रहे थे, नॉन अलाइन मूवमेंट को अपना रहे थे, तो उसमें थोड़ी हमारी छवि थोड़ी खराब हुई, धूमिल हुई। जो हम वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहे थे उसमें थोड़ा सा हम बैकवर्ड में आए। उसके बाद 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पूरी दुनिया कहने लगे कि अब देश का विभाजन हो जाएगा, अब देश अखंड कभी नहीं रह सकता। देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। इससे पहले भाषा को लेकर देश में समस्या थी कि भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन को बात हो रही थी कि जैसे तेलुगु बोलने वाले हैं तो उनके लिए अलग स्टेट होना चाहिए, तमिल बोलने वाले के लिए अलग स्टेट होना चाहिए, गुजराती बोलने वाले के लिए अलग, मराठी बोलने वालों के लिए अलग, पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग। तो एक तरीके से भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग पहले ही चल रही थी और उसमें हिंसात्मक घटनाएं भी पहले घट चुकी थी और हमने उसको फिर बाद में माना भी था कि राज्य के आधार, भाषा के आधार पर हमने राज्य के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। फिर उसके बाद हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी आई थी, यहाँ पे लोकतंत्र की एक तरीके से जीत हुई थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक पहले से एक बहुत बड़ा चेहरा थे, एक बहुत नामी जानी इंसान और एक तरीके से एक ब्राह्मण परिवार के रहने वाले और मोतीलाल नेहरू के बेटे, जो एक तरीके से पॉलिटिकली उनके पास बहुत सारे पहले से ही संसाधन थे, पॉलिटिकली वो पहले से ही इतने ज्यादा नेम एंड फेम के थे। लेकिन वहीं लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार के रहने वाले, गरीब परिवार के किसान थे। तो जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उस टाइम पे ये कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत अच्छे से देश को आगे बढ़ाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि किसान जो जवान है वो तो 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो वो सरहद में तो लड़ रहे हैं, लेकिन देश में जो लड़ रहे हैं, देश को जो बचा रहे हैं वो किसान बचा रहे हैं। तो उन्होंने किसानों की जो भूमिका थी उसको बढ़ाते हुए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री के साथ एक कथन भी है कि लाल बहादुर शास्त्री ने उस टाइम पे खाद्यान्न की यानी फूड की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि भाई हमें देश को किस प्रकार से बचा कर रखना है। तो उन्होंने बोला था कि पूरे देश का आह्वान किया कि सब लोग एक एक टाइम का उपवास करें ताकि उन लोगों को भी भोजन मिल सके जो भूख से मर रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पहले घर से ही की थी। उन्होंने बोला कि जब मैंने अपने बच्चों को एक दिन उपवास करवाया, एक टाइम उपवास करवाया, तब फिर मैंने देखा